हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज मानवा के रीमेक के चैप्टर नंबर 9 को। लेकिन चैप्टर नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एनीमे है उसके अंदर बहुत सारे वेब नॉवेल के सीन्स को कटअप कर दिया गया है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं उन सारे लोगों को वो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर उन लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वो लोग आके हमारे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज मानवा के रीमेक के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि समझ में अच्छे से नहीं आ रही वो चीज़ें अभी आप समझ सकते हैं। और इसमें वेब नॉवेल की तरह आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आगे हमारे इस पर ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वाले चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछले वाला चैप्टर ख़त्म हुआ था। तो चैप्टर की शुरुआत में हम हैंग्ड मैन को देख पाते हैं जो कि उस कैप्टन को वहाँ समुद्र के अंदर फेंक दिया था, जिसके बाद उसके हाथों में थोड़ी बहुत खून या कुछ लग गया था जिसको कि वो अभी साफ कर रहा था। और तभी वो दूसरा बंदा जो कि बाहर गार्ड कर रहा था, वो बंदा तुरंत इस आवाज़ को सुन के यहाँ पर भाग के आके बोलने लगता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। और उसकी यह बात सुन के हैंगमैन बोलते हैं कि जो कैप्टन था उसको यह लग रहा था कि अभी भी उसके अंदर थोड़ी बहुत बियॉन्ड पावर्स बची हुई है, जिसके वजह से वो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। जिसके वजह से एस्केप करते हुए वो यहाँ से समुद्र के अंदर कूद गया। और हमें उसी दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस शिप के टूटे हुए पार्ट से उस कैप्टन को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते हुए बोलने लगता है, डैम इट, वो साला हमसे बच के निकल गया। और ये बात सुन के हैंगमैन बोलता है उस कैप्टन के बारे में भूल जाओ, वो सिर्फ हमारे लिए एक एक्स्ट्रा था। जो घोस्ट शिप हमें मिली है वो हमारे लिए किसी बहुत बड़े रिवॉर्ड से कम नहीं है। और उसके बाद दी हैंग्ड मैन बोलते हैं ये जो घोस्ट शिप है वो अपने आप ही खुद को रिपेयर कर सकता है। जिस जगह से वो गिरा है उस जगह भी अपने आप पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और हमें उसी घोस्ट शिप को दिखाया जाता है। और हैंगमैन बोलते हैं कि यह जो घोस्ट शिप है इसको चलाने के लिए भी हमें किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह घोस्ट शिप अपने आप ही सारी की सारी काम करती है। और हैंगमैन वहाँ पर मिस्टर फूल को याद करते हुए बोलने लगते हैं कि और द हैंगमैन आगे सोचते हैं, बोलते हैं मिस्टर फूल जो कि उस ग्रे फॉग के अंदर हैं और बोलते हैं ये दुनिया बहुत जल्द चेंज होने वाली है। और हमें फिर से कैपिटल ऑफ लियोन किंगडम के ब्लैक क्लाउड एम्प्रेस बोर्गी का सीन दिखाया जाता है, यानी कि हमारे मिस जस्टिस का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी टूटी हुई मिरर के पास बैठी हुई। और वो आगे बोलती हैं कि ये कोई सपना नहीं था, ये सारी की सारी चीज़ें सच में एक हकीकत थी। और तभी कोई उस डोर को नॉक नॉक करता है और इस नॉक नॉक की आवाज़ सुन के मिस जस्टिस थोड़ी सी चौंक जाती है। और वहाँ बाहर से कोई बोल रहा होता है क्या आपने अपने प्रिपरेशन को ख़त्म कर दिया है। और वो मेड अंदर आके बोलने लगती है, मिस जस्टिस आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। और वो आगे उस मिरर की तरफ देखते हुए बोलने लगती है कि आखिर ये मिरर किस तरीके से टूट गया। और इस बात को सुन के मिस जस्टिस बोलती है कि वो मेरे तुम्हें तो पता है मेरे कुत्ते को किस तरीके से उसके डॉग का नाम सुशी है, तो फिर मैं इनको उस डॉग को सुशी कह के ही बुलाऊंगा। तो वो बोलती है कि जो सुशी है तुम्हें तो पता है सुशी कितना ज़्यादा शरारत है, उसको चीज़ों के साथ खेलने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, सही से उसी ने ही गलती से इस चीज़ को तोड़ दिया है। और इस बात को सुन के सुशी भी हैरान हो रहा होता है, बोलता है क्या मैंने कब ये चीज़ किया। और उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें केलिन के घर का सीन दिखाया जाता है। और जहाँ पर कि हमारे केलिन को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भूख लग रही होती है और वो सोचते हुए बोल रहा होता है यहाँ पर ऐसे भूख लगना काफ़ी ज़्यादा ही कॉमन है, तो फिर क्या मैं बचे कुछ खाने को भी अभी खा लूँ। और वो लालच भरी नज़रों से खाने की तरफ देखते हुए बोलने लगता है ये खाना, मुझे ये चीज़ खाना है। लेकिन फिर से वो अपने मन को शांत करते हुए बोलने लगता है नहीं मैं अभी नहीं खा सकता, मुझे मेलिसा के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हम लोग साथ में इस खाने को खा सकें।
और तभी वो नीचे वहाँ पर उन पोटैटोस और बीन्स की तरफ देखना होता है और देखते हुए सोच रहा होता है कि काश कि मैं इन चीज़ों को खा पाता। और वह आगे बोलने लगता है, यह जो मिस्ट्रीज है जिनके के अंदर मैंने बियॉन्डर्स के बारे में सुना, हैंगमैन और मिस जस्टिस से। मेरे ख्याल से मुझे बहुत जल्दी बियॉन्डर बनने का मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वैसे भी अगले गैदरिंग को होने में पूरे 4 दिन बचे हुए, और अगले गैदरिंग में मैं शायद से एक्सपेक्टेड पोशन का फॉर्मूला भी जान सकता हूँ। और लेकिन उससे पहले मुझे केलिन की मौत के पीछे का राज को जानना पड़ेगा। और ये बात सोचते हुए वो केलिन के नोटबुक को ओपन करता है, जहाँ पर कि केलिन ने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखा हुआ होता है। और लिखा होता है, और आप इन नोटबुक को और आप इन पेजेस को चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आप चाहें तो इन सारे बुक्स के पेजेस को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन ये अभी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आगे स्टोरी में ये काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकता है। और इसी के साथ ये सारी जो चीज़ें हैं वो एनीमे के अंदर केलिन के डायरी के बारे में ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि जो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री का चाहे वेब नॉवेल हो, मानवा हो या फिर एनीमे हो, उसके अंदर जो आर्ट स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल दिया गया है। चाहे वो वेब नॉवेल है उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेलिंग है, चाहे वो एनीमे है उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेलिंग है। और हालांकि एनीमे के अंदर स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा कटअप कर दिया गया है, लेकिन एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग को ऐड किया गया है। और इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के मानवा के अंदर भी मानवा के आर्ट स्टाइल के अंदर भी काफ़ी सारा डिटेल्स ऐड किया गया। आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा डिटेलिंग के साथ इन सारी चीज़ों को लिखा गया है। ऐसा लग रहा है कोई किसी ने सच में अपने हाथों से इस डायरी को लिखा है। खैर छोड़ो, हम अपने स्टोरी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसी के बाद और केलिन उस डायरी को पूरा पढ़ने के बाद बोलता है, ये जो डायरी के पेजेस हैं वो 26 जून को एंड होते, और मैं 28 जून के अंदर इस दुनिया के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। और केलिन आगे इस चीज़ को सोचते हैं बोलने लगता है, जो 27th पेज है जिसके बाद से पूरी नोटबुक के अंदर कुछ नहीं लिखा गया है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ लिखी गई है, जो कि है एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। यह लाइन ही सिर्फ 27th पेज के अंदर लिखी हुई है। और वह आगे सोचते हुए बोलने लगता है, मेरे ख्याल से केलिन कोई एंशिएंट नोटबुक के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था। और वो आगे सोचते हैं बोलने लगता है, आखिर एंशिएंट नोटबुक क्या हो सकता है? क्या यह केलिन के सुसाइड के पीछे कोई राज तो नहीं है? इसी एंशिएंट नोटबुक का तो कोई राज या हाथ नहीं है? और तभी कोई अचानक से केलिन के घर के दरवाजे पे नॉक नॉक करता है। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और मुझे पता है मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ। और लेकिन चिंता मत कीजिए गाइस, मैं बहुत जल्दी अपने एक्सप्लेनेशन क्वालिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को, अगर आपको ये वाला वीडियो हमारा पसंद आया हो, तो हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। और आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने कितने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जो कि यहाँ तक कि जो कि एनीमे के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो कटअप कर दिया गया है, मैंने उन सारी चीज़ों को भी इस मानवा के अंदर कवर किया है, जो कि इस मानवा के अंदर ऑलरेडी कवर है, इसको कि सिर्फ मैं ही अभी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।